नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह है बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन क्लास है। हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम ब्रिटिश कैबिनेट के अध्याय का तीसरा और अंतिम भाग लेकर आए हैं। हम पूर्व में इसके दो भागों में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज का जो व्याख्यान है वह है ब्रिटिश कैबिनेट का तीसरा भाग है, अर्थात ब्रिटिश कैबिनेट के अध्याय से संबंधित तीसरा व्याख्यान है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल की महत्ता के कारण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रिटिश मंत्रिमंडल से संबंधित कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल को इतना महत्व प्राप्त है उसके क्या कारण हैं। इन बिंदुओं की इस टॉपिक की चर्चा हम इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। साथ ही कुछ और भी बिंदु हैं जिसकी चर्चा हम इस व्याख्यान के अंतर्गत आपके साथ करेंगे। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल और लोक सदन के पारस्परिक संबंध सैद्धांतिक स्थिति के प्रतिकूल हैं। इस बारे में हम आप पहले वाले व्याख्यान में इसके जो दूसरा भाग था उसमें चर्चा कर चुके हैं कि सैद्धांतिक स्थिति में मंत्रिमंडल और लोक सदन के जो संबंध हैं वह व्यवहारिक रूप में इस सैद्धांतिक स्थिति के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। वस्तु स्थिति क्या है कि लोक सदन मंत्रिमंडल को नियंत्रित नहीं करता, वरन स्वयं जो लोक सदन है वह मंत्रिमंडल द्वारा नियंत्रित होता है। मंत्रिमंडल लोक सदन या अन्य किसी संस्था की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। तो व्यवहारिक प्रशासन में जो मंत्रिमंडल इतना शक्तिशाली हो गया है या इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, उनकी चर्चा, उन कारणों की चर्चा हम यहाँ इस व्याख्यान में कर रहे हैं। पहला जो कारण है वह है द्विदलीय पद्धति, यानी दो दल वाली पद्धति। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द्विदलीय पद्धति ब्रिटिश राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और वर्तमान समय में ब्रिटिश राजनीति में दो दल प्रमुख हैं, अनुदार दल और मजदूर दल। यद्यपि वहां अन्य दलों का अस्तित्व है लेकिन प्रमुखता वहां पर दो ही राजनीतिक दलों को प्राप्त है, अनुदार दल और मजदूर दल। इंग्लैंड में दो दलीय पद्धति होने के कारण वहां एक दलीय मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अगर वहां अनेक दल होते और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वहां पर मिली जुले मंत्रिमंडल का निर्माण होता, लेकिन वहां दो दलीय पद्धति है तो वहां पर अक्सर एक दलीय मंत्रिमंडल का ही निर्माण ब्रिटेन में होता है। जिस राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल होता है उसे लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त रहता है और अपने बहुमत के बल पर मंत्रिमंडल के द्वारा प्रशासन और कानून निर्माण के क्षेत्र में साहसपूर्वक कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की महत्ता का या शक्तिशाली होने का जो सबसे प्रमुख कारण है, पहला कारण जो है वह है ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति का होना। दूसरा जो कारण है मंत्रिमंडल की महत्ता का वह है कठोर दलीय अनुशासन। मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने में राजनीतिक दलों के कठोर दलीय अनुशासन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और राजनीतिक दलों का अनुशासन इतना कठोर हो गया है कि प्रत्येक सदस्य को दल के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे उस राजनीतिक दल से बाहर किया जा सकता है और इससे उस सदस्य का राजनीतिक जीवन समाप्त भी हो सकता है। लोक सदन में प्रत्येक दल का एक सचेतक होता है जिसे व्हिप कहते हैं, जो किसी विधेयक पर मतदान के समय अपने दल के सदस्यों को निर्देश देता है कि उन्हें संबंधित विधेयक का समर्थन करना है या उसका विरोध करना है। और जो बहुमत दल का सचेतक होता है वह प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करता है और सदस्यों के लिए सचेतक के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो कठोर दलीय अनुशासन की वजह से भी मंत्रिमंडल को इतना महत्व वहां पर प्राप्त है। तीसरा है सुधार कानूनों का परिणाम। 1832 का जो प्रथम सुधार कानून था
उससे पहले जो सदस्य थे उनकी अपने राजनीतिक दल के प्रति आस्था या भक्ति परिवर्तनशील रहती थी। ठीक है ना। इसका कारण क्या था कि उस समय चुनाव व्यक्तिगत आधार पर जीते जाते थे, मतदाताओं की संख्या भी कम थी और जो उम्मीदवार थे वे निर्वाचकों से सीधे ही संपर्क स्थापित आसानी से कर लिया करते थे। लेकिन 1832 और उसके बाद 1867 और 1884 के जो सुधार कानून थे उनके द्वारा स्थिति में एक परिवर्तन आ गया। मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी और व्यक्तिगत आधार पर चुनाव जीतना संभव नहीं रहा। जब व्यक्ति राजनीतिक दलों की सहायता से जीतकर आने लगे, चुनकर आने लगे, तो उनको राजनीतिक दलों का अनुशासन जो है स्वीकार करना अनिवार्य हो गया। ठीक है। इस प्रकार जो सुधार कानून थे इन्होंने संगठित राजनीतिक दलों को और दलीय अनुशासन को जन्म दिया। नेक्स्ट है लोक सदन पर अत्यधिक कार्यभार। वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। इस वजह से लोक सदन के को भी अत्यधिक कार्यभार, इस समय लोक सदन के ऊपर बहुत सारा कार्य है जो उसे करना होता है। लोक सदन मंत्रिमंडल के कार्यों पर विचार करने में असमर्थ रहता है, जो कार्यभार के कारण लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वह मंत्रिमंडल के कार्यों पर विचार विमर्श कर सके। और इसके अतिरिक्त लगभग 6 महीने तो लोक सदन की बैठक होती ही नहीं है। इस कारण लोक सदन अपने कार्य समय पर नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में कैबिनेट पर नियंत्रण रखने के बजाय लोक सदन कैबिनेट का अनुसरण करके ही संतुष्टि अनुभव करता है। ठीक है। तो लोक सदन का जो कार्यभार है उसकी वजह से भी ब्रिटिश कैबिनेट को अधिक महत्व वहां पर प्राप्त हो गया है। फिर है 5वां, शासन कार्य की जटिलता। वर्तमान समय में जैसा आप लोग जानते हैं कि शासन कार्य बहुत अधिक जटिल हो गया है। कानून निर्माण तथा शासन के क्षेत्र में ऐसी पेचीदा समस्याएं आने लगी हैं जिन्हें भली भांति समझना संसद के सदस्यों के लिए संभव नहीं होता। लोक सदन द्वारा प्रशासन संबंधी जटिल बातों को पूर्णतया न समझ सकने और मंत्रिमंडल के सदस्यों के अपेक्षाकृत अधिक योग्य होने के कारण लोक सदन की अपेक्षा मंत्रिमंडल को अधिक महत्व प्राप्त हो गया है। ठीक है। शासन कार्यों की जटिलता ने भी मंत्रिमंडल को अधिक महत्व प्रदान करने में सहयोग दिया है, सहायता की है। फिर प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? संसद के कार्यभार की अधिकता और कानून निर्माण में बढ़ती हुई जटिलता ने एक प्रवृत्ति को जन्म दिया है ब्रिटेन के अंतर्गत, उसे कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। मतलब संसद का कार्यभार अधिक हो गया है और कानून निर्माण के कार्य में निरंतर जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए वहां एक नवीन प्रवृत्ति का जन्म हुआ जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन के नाम से जाना जाता है। संसद के पास सभी विषयों के संबंध में कानून निर्माण के लिए आवश्यक समय और ज्ञान न होने के कारण संसद कानून की केवल एक मोटी रूपरेखा प्रस्तावित या पारित कर देती है और इन कानूनों के अधीन नियम तथा उपनियम बनाने और आदेश जारी करने की शक्ति प्रशासनिक विभागों को दे देती है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन है। इसके कारण मंत्रिमंडल को कानून निर्माण के क्षेत्र में बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है। तो एक प्रदत्त व्यवस्थापन है जिसकी वजह से भी मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली वहां ब्रिटेन के अंतर्गत हो गया है। फिर है संसद की कार्यवाही के नियम। संसद की जो कार्यवाही के नियम है उनकी वजह से भी मंत्रिमंडल को अधिक महत्व ब्रिटेन में प्राप्त हो गया है। संसद की कार्यवाही के नियमों ने मंत्रिमंडल की शक्ति को बढ़ाने में योगदान दिया है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही सम्राट संसद का अधिवेशन बुलाते हैं और संसदीय अधिवेशन का समय घटाने या बढ़ाने का निर्णय भी मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल ही इस बात का निर्णय करता है कि संसद के विचार हेतु कौन से विषय रखे जाएंगे और उन पर विचार विमर्श के लिए कितना समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त संसद का अधिकांश समय मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर ही चला जाता है
और निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार के लिए बहुत ही कम समय शेष रहता है। तो संसद की कार्यवाही के जो नियम हैं उन्होंने भी मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है। फिर है राष्ट्रीय आपात। 20वीं सदी के जो इंग्लैंड था उसमें बार बार मतलब 20वीं सदी के इंग्लैंड को कई राष्ट्रीय आपातों का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से भी वहां मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता चला गया। जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, 1930 का आर्थिक संकट, इनका सामना करने के लिए संसद के द्वारा मंत्रिमंडलों को बहुत अधिक और व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थी और राष्ट्रीय आपात की समाप्ति पर भी मंत्रिमंडल के हाथ में ये शक्तियां बनी रही। इसके अतिरिक्त खास बात क्या थी कि मंत्रिमंडल के द्वारा इन राष्ट्रीय आपातों का जिस सफलता के साथ सामना किया गया उससे लोक सदन की तुलना में मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हो गई। ठीक है, समझ में आई आपको बात। फिर है राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण। वर्तमान में ब्रिटेन में राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण ने समस्त प्रशासनिक व्यवस्था पर मंत्रिमंडल के प्रभाव को बढ़ाने में बहुत योग दिया है। चूंकि राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण है, इसकी वजह से भी मंत्रिमंडल का प्रभाव वहां बढ़ गया है। 10वां है मंत्रिमंडल के पास लोक सदन को विघटित करने की शक्ति है। लोक सदन पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित करने का होने का एक बड़ा कारण क्या है? मंत्रिमंडल के पास लोक सदन को विघटित करने की शक्ति है। इस बारे में हमने पहले चर्चा की है, पढ़ा है। वर्तमान समय में यदि कभी मंत्रिमंडल यह अनुभव करे तो हम देखते हैं कि किन स्थितियों में मंत्रिमंडल लोक सदन को विघटित सिफारिश कर सकता है सम्राट से। वर्तमान समय में यदि कभी मंत्रिमंडल यह अनुभव करे कि उसकी नीति और कार्यों को राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है लेकिन लोक सदन इसे पूरा करने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री के द्वारा सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को विघटित करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कारण हैं जिनकी वजह से ब्रिटिश मंत्रिमंडल इतना महत्वपूर्ण हो गया है, उसकी महत्ता के कारण जिन्हें हम कह सकते हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी चर्चा हम जो करने जा रहे हैं, कई बार यह प्रश्न किया जाता है या आशंका की जाती है या कुछ विद्वानों ने कहा है कि इतनी शक्ति होने के कारण क्या ब्रिटिश मंत्रिमंडल की स्थिति एक अधिनायक जैसी हो गई है? क्या ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक अधिनायक है? तो हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या ब्रिटेन के अंतर्गत ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल अधिनायक है या नहीं। मंत्रिमंडल की निरंतर बढ़ती हुई शक्तियों के कारण कुछ लेखकों ने यह विचार व्यक्त किया है कि ब्रिटेन के संसदीय प्रजातंत्र में मंत्रिमंडल की स्थिति आज एक अधिनायक जैसी हो गई है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने यह विचार व्यक्त किया है कि जो संसदीय प्रजातंत्र में जो मंत्रिमंडल को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उसके कारण उसकी स्थिति एक अधिनायक जैसी ब्रिटेन में हो गई है। रैमजे म्योर की पुस्तक है हाउ इंग्लैंड इज गवर्न्ड में इस बात पर विचार व्यक्त किया गया है। वे लिखते हैं इस संस्था के पास ऐसे अधिकार हैं कि इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है चाहे यह अपने अधिकारों का प्रयोग करने में कितनी भी असमर्थ क्यों ना हो। ठीक है, जहां इसके पास बहुमत का समर्थन होता है वहां इसकी स्थिति एक तानाशाह या अधिनायक जैसी होती है। ये रैमजे म्योर का विचार है और इसी प्रकार के विचार जो हैं कीथ, हैरिसन और कार्टर आदि विचारकों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इनका भी मानना है कि ब्रिटेन में कैबिनेट की स्थिति अधिनायक जैसी होती जा रही है। लेकिन हम देखते हैं, हम जांच पड़ताल करते हैं इस बात की, तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल जो है अधिनायक नहीं है और कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें हैं जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल को अधिनायक जैसा बनने से वहां रोकती हैं। आधुनिक परिस्थितियों में निसंदेह मंत्रिमंडल की शक्तियों में अपूर्व विस्तार हुआ है, उसकी शक्तियां बढ़ी हैं। प्रशासन, विधि, वित्त, इन सभी क्षेत्रों में मंत्रिमंडल का लगभग नियंत्रण सा स्थापित ब्रिटेन में हो गया है। लेकिन फिर भी इसे हम मंत्रिमंडल का अधिनायक या
ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तानाशाही कहकर संबोधित नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल की शक्ति पर अनेक प्रतिबंध हैं, ठीक है, और मंत्रिमंडल इन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, वह इस बात के लिए बाध्य है। हम देखते हैं कि वो प्रतिबंध कौन कौन से हैं। पहला है विरोधी दल का अस्तित्व। जो मंत्रिमंडल की शक्ति पर सर्वाधिक प्रभावशाली जो प्रतिबंध, नियंत्रण जो स्थापित करता है, वह है ब्रिटेन में विरोधी दल का अस्तित्व है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल जितना अधिक शक्तिशाली है, उतना ही शक्तिशाली वहां पर विरोधी दल भी है, ठीक है ना, अपोजिशन भी उतना ही प्रभावशाली है। और विरोधी दल की मौजूदगी के कारण मंत्रिमंडल कभी भी अधिनायक जैसा नहीं हो सकता। यदि वह मनमानी करने का प्रयत्न करता है तो तुरंत ही विरोधी दल उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो एक विरोधी दल का अस्तित्व मंत्रिमंडल को अधिनायक बनने से रोकता है या उसके ऊपर एक प्रतिबंध आरोपित करता है। दूसरा है दबाव समूह। दबाव समूह मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रिटेन में मजदूर संघ, परिवहन व रेल कर्मचारियों के संघ, वाणिज्य उद्योग मंडल आदि कई प्रकार के दबाव समूह हैं। ये दबाव समूह अनेक मांगों और तगाजों को सरकार के सामने रखते हैं और उसके ऊपर एक हमेशा दबाव बनाए रखते हैं और अपनी सीमाओं में रहने के लिए उसे बाध्य करते हैं। फिर है जनमत की शक्ति, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है और ब्रिटेन लोकतंत्र होता है वो जनता की या जनमत की शक्ति पर आधारित होता है। तो जनमत की शक्ति भी मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व पर एक प्रभावशाली प्रतिबंध आरोपित करती है। मंत्रिमंडल सत्ता में उसी स्थिति में रह सकता है जबकि उसे जनमत की समर्थन प्राप्त हो या वो जनमत के प्रति सचेत रहे। ब्रिटेन में सरकार जनमत पर ही आश्रित होती है और जनमत का सरकार पर पर्याप्त प्रभाव होता है। एक निश्चित अवधि के बाद सरकार को जनता के पास वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है और यह एक ऐसा तथ्य है जिससे मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं हो सकता, क्योंकि जो सरकार बनती है एक निश्चित समय के लिए बनती है, उसके बाद पुनः निर्वाचन होते हैं और उनको जनता के पास वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है। तो इस तथ्य की वजह से मंत्रिमंडल तानाशाह बनने का साहस नहीं कर सकता। जेनिंग्स कहते हैं मंत्रिमंडल की समस्त सत्ता एकमात्र जन समर्थन पर निर्भर करती है और इसे तानाशाही नहीं कहा जा सकता, ठीक है। एक जनमत का जो नियंत्रण है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ऊपर वो हमने यहां पर देखा। फिर है सदन की परंपराएं और अपने ही दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं। तो सदन की कुछ परंपराएं हैं, साथ ही अपने ही राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी मंत्रिमंडल को तानाशाह बनने से रोकती हैं। सदन की परंपराएं और मंत्रिमंडल के बाहर अपने ही राजनीतिक दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं मंत्रिमंडल के तानाशाह बनने के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध या बाधा है। ब्रिटेन में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। ब्रिटेन में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और सदन की परंपराएं ऐसी हैं कि कोई भी मंत्रिमंडल इन परंपराओं का अनादर करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यदि वह इस प्रकार का दुस्साहस करता है तो उसे इसका भारी मूल्य चुकाना होता है। इसके अतिरिक्त लोक सदन मंत्रिमंडल के कार्यों पर पैनी नजर रखता है, ठीक है, और कोई भी मनमानी उसे नहीं करने देता। 1980 में अनुदार दल के सदस्यों की प्रतिक्रिया के कारण जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थेचर को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। और इसी प्रकार इराक के प्रसंग में अपने संसदीय दल के दृष्टिकोण की निरंतर अवहेलना किए जाने के कारण प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को भी जून 2007 में त्यागपत्र देना पड़ा था। इस प्रकार हमने देखा कि सदन की परंपराएं और अपने ही राजनीतिक दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वे मंत्रिमंडल के तानाशाह बनने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा हैं। और इस बात के उदाहरण भी रहे हैं कि जिन मंत्रिमंडल ने या प्रधानमंत्रियों ने अपने ही राजनीतिक दल की अवहेलना की है, परंपराओं की अवहेलना की है, तो उनको त्यागपत्र भी देना पड़ा। फिर ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति। इन सब के अतिरिक्त ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति किसी भी प्रकार के अधिनायकवाद के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है,
ठीक है। ब्रिटेन की जो राजनीतिक संस्कृति है वह भी वहां पर किसी भी प्रकार का अधिनायकवाद हो, चाहे हम मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद कहें या संसद का अधिनायकवाद कहें या प्रधानमंत्री का अधिनायकवाद कहें, तो उसके मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। जनता अपने नेताओं में विश्वास करती है और नेता जनमत का आदर करते हैं। ब्रिटिश संस्कृति कैसी है कि जनता जो है अपने नेताओं में विश्वास करती है और नेता जनमत का आदर करते हैं। कार्लाइल की एक उक्ति है, मैं नेता हूं इसलिए मुझे जनता का अनुगमन करना चाहिए। आई एम द लीडर देयरफॉर आई मस्ट फॉलो। इस पृष्ठभूमि में मंत्रिमंडल या सरकार स्वयं ही अपनी शक्तियों पर अंकुश लगा लेते हैं। ठीक है, हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं। लास्की अपनी पुस्तक इंग्लैंड में संसदीय शासन में कहते हैं, मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था का केंद्र अवश्य है और उनको प्रमुखता भी है, किंतु उसकी स्थिति अधिनायक जैसी नहीं है। वस्तुतः ब्रिटेन की विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति और सुस्थापित संवैधानिक परंपराओं के कारण मंत्रिमंडल के अधिनायक बनने अथवा किसी भी एक संस्था के अधिनायक हो जाने की स्थिति कभी नहीं आ सकती। इस संबंध में एक सामान्य बात यह कही जा सकती है कि यदि सरकार को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है और शासक दल में नेतृत्व के लिए कोई विवाद नहीं है, तो लोक सदन में मंत्रिमंडल की स्थिति सुदृढ़ होती है। अन्यथा मंत्रिमंडल को पग पग पर लोक सदन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होता है। तो अधिनायक, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए जो अधिनायक जैसी आशंका व्यक्त की गई है, तो हो सकता है कभी जब लोक सदन में उसकी स्थिति मजबूत हो तो उसका व्यवहार कुछ इस प्रकार का है, लेकिन वहां बहुत सी बातें हैं जो मंत्रिमंडल को अधिनायक बनने से रोकती हैं, जिनकी चर्चा अभी हमने की है। तो यह अध्याय समाप्त होता है और जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो संपूर्ण अध्याय हमने 3 भागों में पढ़ा है, इसकी संपूर्ण सामग्री जो हमने पढ़ी है, इसका एक लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक पीडीएफ फाइल आपको वहां मिल जाएगी, वहां से आप इस संपूर्ण सामग्री को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका अध्ययन आप वहां से आप अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।